नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। चंद्र गहना से लौटती बेर का अर्थ है चंद्र गहना से लौटते समय, अर्थात इस कविता में कवि बता रहे हैं कि जब वो चंद्र गहना नामक ग्राम से लौट रहे थे तो अपना जो है वहां पर उनका खेतों आदि को देखने का जो दृश्य था उसको वो किस प्रकार से अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं उसके बारे में इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहता है कि मैं चंद्र गहना गांव देख आया हूँ और अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ एक छोटा सा नन्हा सा चना जिस पर गुलाबी रंग के फूल हैं। वो ऐसे लग रहा है मानो सिर पर पगड़ी बांधे हुए सज धज कर खड़ा है और उसके पास ही दुबली पतली और लचीली कमर वाली हठीली सी अलसी उगी हुई है और वो नीले फूल उसके सिर पर सजे हुए हैं। उसको देखकर ऐसे लग रहा है मानो वो यह कह रही हो कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसको ही अपना हृदय दान करूंगी। सरसों के पीले फूलों को देखकर मंत्र मुग्ध होकर कवि कहता है कि सरसों की तो बात ही न पूछिए, वो ऐसी लग रही है मानो वो बहुत सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वो ब्याह मंडप में पधारी हुई है और फाग गाता हुआ फागुन का मास आ गया है, अर्थात होली के गीत गाता हुआ फागुन मास आ गया है। यह सब देखकर ऐसे लग रहा है मानो स्वयंवर हो रहा हो और फागुन की हवा में जैसे प्रकृति का प्रेम भरा आंचल धीरे धीरे हिल रहा हो। नगरीय जीवन की तुलना में ग्रामीण जीवन को श्रेष्ठ बताते हुए आगे कवि कहते हैं, इस सुनसान से स्थान में भी नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से अलग हटकर पूरा वातावरण प्रेमपूर्ण नजर आ रहा है। यहाँ पर एक पोखर अर्थात एक तालाब नजर आ रहा है जिसमें रह रहकर लहरें उठ रही हैं। यहाँ तक कि उसके तल में जो भूरे रंग की घास उगी हुई है उसमें भी लहरें ही उठ रही हैं। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब ऐसे लग रहा है मानो चांदी का कोई बहुत बड़ा कोई खंभा हो और उसके किनारे पर कुछ पत्थर ऐसे लग रहे हैं मानो वो चुपचाप उसका पानी पी रहे हैं और न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। उसी तालाब में एक बगुला जल में अपनी टांग डुबोए इस प्रकार से खड़ा है मानो वो ध्यान निद्रा में हो और जैसे ही उसे कोई मछली नजर आती है वो उसे अपना आहार बना लेता है। ठीक बगुले की ही तरह काले सिर और सफेद पंखों वाली चिड़िया उजली मछली को अपने पंखों से झपट्टा मारकर अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रकूट की धरती और वहां पर दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों का वर्णन किया है। वो कहता है कि खेतों के बाद की यह भूमि थोड़ी ऊंची है, यहाँ से रेल की पटरी गुजरी हुई है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर स्वच्छंद अर्थात आजादी पूर्वक विचरण करूंगा क्योंकि अभी मेरी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है। पुनः वह ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर चित्रकूट की कम ऊंची और चौड़ी पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पथरीली और बंजर जमीन पर कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पौधे नजर आ रहे हैं और इसी कुरूप स्थल में अर्थात जहाँ पर अभी कांटेदार वृक्ष ही नजर आ रहे हैं तभी मीठा मीठा सा रस टपकाता हुआ तोते का स्वर टे टे सुनाई पड़ता है। इसके साथ ही सारसों का स्वर भी टिरटो टिरटो करके कानों में रस घोलता है। ऐसा लगता है मानो वो इस वन स्थली के शांत हृदय को चीर रहा हो। इन पक्षियों के मधुर स्वर से ऐसे प्रतीत होता है मानो वो इस शांत वन की नीरसता को भंग कर रहे हों। प्रकृति की इस मनोरम छटा को निहारने के उपरांत कवि इन पंक्तियों में अपने हृदय में उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं भी अपने पंखों को फैलाकर सारस के समान उन हरे खेतों में पहुंच जाऊं जहां पर सारस और उसकी प्रेमिका के दोनों जोड़ी रहती है और मैं चाहता हूं कि उनकी सच्ची प्रेम कहानी मैं चुपके चुपके सुन लूं। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से ऊब जाने के उपरांत
ग्रामीण जीवन की सरसता और प्रेम युक्त वातावरण के सम्मोहन में बंध जाने पर वह प्रकृति पर ही पूर्ण रूपेण केंद्रित हो जाए। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।